नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे आयताकार विभव प्राचीर की, जिसमें E इज ग्रेटर देन V नोट के लिए हमने परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बात करेंगे अल्फा क्षय की गुणात्मक विवेचना की बात करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं अपन अल्फा क्षय कि अल्फा क्षय की गुणात्मक विवेचना अल्फा क्षय आप लोग जानते हैं। अल्फा कण क्या होता है भाई? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक, जिसको क्या कहते हैं अपन? अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्फा कण कहते हैं। हमने देखा था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व देखे थे। नाभिक में वही कण पाया जा सकता है जिसके लिए इस ऊर्जा का मान 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्थात नाभिक में वही कण रह सकता है जिसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। आप लोग ये भी जानते हैं कि अल्फा कण है, उसकी उपपत्ति या मूल रूप से अल्फा कण की उपपत्ति नाभिक के द्वारा ही होती है। अर्थात नाभिक में से ही न्यूक्लियाई, नाभिक में ही अल्फा कण पाया जाता है और ये नाभिक से बाहर निकलता है। आप लोग जानते हैं इसमें पाया जाता है, इसका मतलब न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस बैरियर की ऊर्जा हो गई, नाभिक के लिए अवरोध कितना हो गया? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नाभिक है और इसको तोड़ना है, यहाँ से अल्फा कण को बाहर निकलना है, तो ये कितना हो गया? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस V नोट का मान कितना हो गया? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और जो E है वो अल्फा कण की ऊर्जा हो गई, अल्फा कण की ऊर्जा हो गई। आप लोग जानते हैं प्रयोगों द्वारा, बीटा क्षय के द्वारा प्राप्त इन अल्फा कणों के लिए या इन अल्फा कणों की प्रयोग द्वारा अधिकतम ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है अपने को? 2 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। तो क्या ये अल्फा कण नाभिक से बाहर निकल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नाभिक की बैरियर की ऊर्जा है। अल्फा कण के पास इतनी ऊर्जा नहीं है, तो ये नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता है। फिर भी आप लोग जानते हैं अल्फा कण की उपपत्ति ही कौन करता है? नाभिक करता है। इसका मतलब अल्फा कण नाभिक से निकल रहा है। तो कैसे निकला? उसकी अवरोध से ऊर्जा भी कम है, फिर भी वो नाभिक से बाहर आ गया। वो किस कारण होता है? क्वांटम यांत्रिकी के टनल प्रभाव द्वारा, क्वांटम यांत्रिकी के सुरंग प्रभाव द्वारा। किसके द्वारा? सुरंग प्रभाव, टनल इफेक्ट के द्वारा वो अल्फा कण टकराता है और बाहर निकल जाता है। जैसे हमने देखा कि कोई भी बैरियर है इस प्रकार का, यहाँ आपतित कण की ऊर्जा है E और ये बैरियर है V नोट, E लेस देन V नोट है। फिर भी आयताकार प्राचीर में हमें इस क्षेत्र थर्ड के लिए अपने पास पारगमन गुणांक T का मान प्राप्त हुआ है। T का मान अपने को प्राप्त हुआ था, जबकि E लेस देन V नोट है, तो ये कण इससे टकराकर वापस लौट जाने चाहिए थे। R बराबर क्या मिलना चाहिए? 1 और T बराबर क्या मिलना चाहिए? 0, जबकि T बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। जो ये व्यक्त कर रहा है कि E लेस देन V नोट होने पर भी कण इधर आ गए। कैसे आए भाई? वो कण इससे बार बार टकराए, बार बार टकराए, बार बार टकराए और उन्होंने क्या बना लिया? एक सुरंग बना लिया और सुरंग बनाकर इसके अंदर से निकल गए, जिससे अपने को पारगमन गुणांक T का मान प्राप्त हुआ है। यही अल्फा कण के क्षय को व्यक्त करता है, गुणात्मक विवेचना को
व्यक्त करता है। तो हम लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा ये, तो लिखेंगे हम एल्फा कणों की उत्पत्ति, एल्फा कणों की उत्पत्ति नाभिक के द्वारा होती है, नाभिक के द्वारा होती है, अर्थात प्रारंभ में एल्फा कण का मतलब है हीलियम के नाभिक, एल्फा कण का मतलब क्या है, हीलियम का नाभिक। तो प्रारंभ में एल्फा कण नाभिक के अंदर होता है, जिस पर नाभिकीय बल कार्य करता है। ध्यान रहे भाई, नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल, ध्यान रहे, नाभिक अपन सेकंड पेपर में अध्ययन करेंगे इसका, नाभिकीय भौतिकी में, पर यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक नाभिक है, क्या है, सभी परमाणुओं में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अर्थात प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। अपन बात करें तो किसी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना अधिक होता है। इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है। तो ये नाभिक कहलाता है। जिसकी रेडियस की बात करें हम, इसकी रेडियस लगभग 1 फर्मी की होती है। 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज की ये त्रिज्या होती है। तो ये नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको कहा जाता है भाई न्यूक्लियॉन। क्या बोला जाता है इनको? न्यूक्लियॉन। आगे देखेंगे अपन अपने मूल कणों की भौतिकी है, जिसमें हम इन कणों की भी व्याख्या करेंगे। मूल कण है ये, न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियॉन कहते हैं। एक युकावा जापानी वैज्ञानिक है, युकावा नाम का एक साइंटिस्ट है, वो ये कहता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत बल है वो समान होता है। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में समान बल कार्य करता है। यही बल नाभिकीय बल होता है। अर्थात नाभिकीय बल सभी कणों के मध्य समान रूप से कार्य करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि ये प्रोटॉन है और या ये न्यूट्रॉन है। तो ये एल्फा कण है, उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय बल कार्य करता है। और नाभिकीय बल कैसी प्रकृति का है? आकर्षण प्रकृति का बल है। तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो नाभिकीय बल कार्य करता है, जिसके कारण एल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा V0 गहराई के वर्ग विभव कूप के समान
होती है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा आरेख निम्न होता, स्थितिज ऊर्जा आरेख निम्न होता है। इस प्रकार का स्थितिज ऊर्जा आरेख है भाई। इधर है Vx या V की बात करें और इधर है R, इसको VR ले लेना, R की रेस में। इस प्रकार का आरेख होता है ये है V0 यहां से ये R, ये RC, ये स्मॉल r है। ये जो मान है वो VR की हम बात करें तो VR बराबर है अपने 2Z E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या है ये स्थितिज ऊर्जा का आरेख है इस प्रकार का। ये क्या है V0 गहराई, ये गहराई कितनी है V0 गहराई का क्या है ये वर्ग विभव कूप है। ये हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे, वर्ग विभव कूप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये इसके बाद अपन वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं जो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा आरेख इस प्रकार का होता है तथा नाभिक के बाहर एल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार का आरेख अपने को मिलेगा। ये R स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर है, बाउंड्री पर है, और ये RC क्या है कूलम त्रिज्या का मान है। यह स्मॉल r बराबर कैपिटल R से स्मॉल बराबर कैपिटल RC तक ये क्या है इसकी विभव रोधिका है। क्या है ये विभव रोधिका है। तो नाभिक के अंदर एल्फा कण होगा तो नाभिकीय बल कार्य करेगा। नाभिक में धनावेशित होता है नाभिक, तो नाभिक एल्फा कण भी कैसा है धनावेशित है। इसका मतलब इनके मध्य कैसा बल लगना चाहिए प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। जबकि नाभिक के अंदर है इसका मतलब कौन सा बल कार्य कर रहा है नाभिकीय बल, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो जैसे ही बाउंड्री पर आ गया अब इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो ये R से कहां चला गया RC और फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। तो R बराबर कैपिटल R पर स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होगा, उसके बाद में कंटिन्यू क्या होगा डिक्रीज होती जाएगी। तो इस प्रकार से ये है। तो देखेंगे इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान मतलब नाभिक और एल्फा कण के मध्य की स्थितिज ऊर्जा क्या है, नाभिक व एल्फा कण के मध्य की स्थितिज ऊर्जा। क्या फॉर्मूला होता है भाई स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर या V बराबर डिनोट करें U बराबर V लिखते हैं। इसका मान क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है भाई। Q1 बराबर क्या है ZD नाभिक पर आवेश, Q2 बराबर क्या है एल्फा कण पर आवेश कितना 2E, एल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2E R है। तो अपने पास आ गया VR बराबर K ZE
2E/r बराबर 1/4πε0 r, और ये हो जाएगा 2ZE², जहाँ Z क्या है, यहाँ Z बराबर है नाभिक का परमाणु क्रमांक या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, Z है। तो ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं कि देखो, जब r टेंड्स टू इन्फिनिट हो, r टेंड्स टू क्या चला जाए, इन्फिनिट होगा, उस समय Vr किसके बराबर, 0 के बराबर। तो कण की कुल ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, केवल गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा Vr का मान घट रहा है, घटेगा। तो इस प्रकार का आरेख अपने को प्राप्त होगा। तो r बराबर कैपिटल R से r बराबर कैपिटल RC के मध्य ऊर्जा E क्या मान होगा, Vr का मान किसके बराबर होगा, कैपिटल E के बराबर। तो समीकरण 1 से क्या मान मिलेगा अपने को, देखेंगे। ये समझ में आ रहा होगा सभी के। तो आरेख देखना, अतः r स्मॉल r का मान कहाँ चला जाए, कैपिटल R के बराबर। क्या चला जाए, कैपिटल R के बराबर। यह मैं लिखता हूं, अतः चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार एल्फा कण की ऊर्जा 2 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि नाभिक के विभव रोधिका का मान 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एल्फा कण की ऊर्जा कितनी है, 2 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि नाभिक की विभव रोधिका का मान कितना है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः एल्फा कण की ऊर्जा विभव रोधिका की ऊर्जा से कम है इस स्थिति में। अतः इस स्थिति में एल्फा कण नाभिक से बाहर नहीं निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। एल्फा कण नाभिक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कौन कहता है ये, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, जबकि एल्फा कणों की उत्पत्ति नाभिक के द्वारा ही होती है। अतः क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के सुरंग प्रभाव
सुरंग प्रभाव के अनुसार इज लेस देन वी नोट वाले कण, इज लेस देन वी नोट वाले कण बार बार विभव रोधिका से विभव रोधिका से टकराकर सुरंग बना लेते हैं तथा नाभिक से बाहर निकल जाते हैं, नाभिक से बाहर निकल जाते हैं। ऊर्जा कम है, फिर भी उन्होंने क्या काम किया, बार बार टकराएंगे और टकरा कर क्या बना लेंगे, एक सुरंग बना लेंगे और सुरंग बनाकर नाभिक से बाहर निकल जाएंगे, तो नाभिक से बाहर निकल जाते हैं। अतः समीकरण 1 में r टेंड्स टू इन्फिनिट होने पर स्थितिज ऊर्जा Vr टेंड्स टू 0 होता है। Vr टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, जिसके कारण स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R व स्मॉल r इक्वल टू RC के मध्य विभव रोधिका होती है। अतः इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा Vr किसके बराबर, Vr बराबर कैपिटल E। तो देखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, अतः समीकरण 1 से E बराबर 2Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा, स्मॉल r की जगह क्या लिखें, कैपिटल RC, क्या लिखेंगे, कैपिटल RC। तो इस स्थिति में देखेंगे RC बराबर 2Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। तो इस कूलाम त्रिज्या का मान समीकरण 2 की सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ RC क्या है भाई, कूलाम त्रिज्या या कूलाम दूरी है, कूलाम दूरी या त्रिज्या विभव रोधिका की डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से एल्फा कण की गुणात्मक विवेचना क्वांटम यांत्रिकी के सुरंग प्रभाव द्वारा की जाती है। तो क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है कि एल्फा कण की ऊर्जा नाभिक के बैरियर की ऊर्जा से कम है, फिर भी वो सुरंग बनाता है और सुरंग बनाकर नाभिक से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार एल्फा कण की उपपत्ति होती है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि एल्फा कण नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा नाभिक के बैरियर की ऊर्जा से कम है। तो ये स्पष्टीकरण कौन करता है, क्वांटम यांत्रिकी का टनल इफेक्ट सुरंग प्रभाव प्रेक्षित करता है या व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से अपने ये यूनिट नंबर 2 का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। सभी विद्यार्थियों के यूनिट 1 और 2 समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। कौन सी यूनिट नंबर 3 क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन।
इन स्पेशल केस। यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन इन स्पेशल केस। श्रोडिंगर समीकरण का हल विशेष स्थितियों में ज्ञात करना है, अर्थात विशेष स्थितियों में श्रोडिंगर समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 क्या है आपके? श्रोडिंगर इक्वेशन इन सॉल्यूशन इन स्पेशल केस, विशेष स्थितियों में श्रोडिंगर समीकरण के हल। पहला ही टॉपिक बात करते हैं अपन। तो अभी मैं बात कर रहा था वर्ग विभव कूप। किसकी बात कर रहा था? वर्ग विभव कूप की बात कर रहा था। स्क्वायर वेल पोटेंशियल स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अभी मैंने अल्फा कणों के क्षय की गुणात्मक विवेचना की बात की, जिसमें मैंने ये कहा कि अल्फा कणों की स्थितिज ऊर्जा है वह V0 गहराई के वर्ग विभव कूप के समान होती है। क्या है ये वर्ग विभव कूप? अभी देखते हैं हम। अपना टॉपिक यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक ही क्या है? वर्ग विभव कूप है। किसे कहते हैं? वर्ग विभव कूप। तो देखोगे इज ग्रेटर देन 0 ऊर्जा वाले कणों के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र निम्न होता है। कैसा स्थितिज ऊर्जा वक्र है? इस प्रकार का स्थितिज ऊर्जा वक्र है भाई। अभी हम बात कर रहे थे वर्ग विभव कूप के बारे में। तो इस प्रकार का स्थितिज ऊर्जा वक्र है। ये इधर है x, ये है अपने Vx, ये है अपने V0। क्या ये? V0। ये ऐसी स्थिति, इसको क्या कहेंगे अपन? माइनस का V0। क्या कहेंगे? माइनस का V0। इधर से कोई कण आ रहा है, ये कहलाएगा क्षेत्र फर्स्ट। ये अपने x बराबर 0, ये है x बराबर a, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? a। इस प्रकार की स्थिति है, इसको कहेंगे अपन क्षेत्र सेकंड। इस x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a। ये है अपने क्षेत्र थर्ड x इज ग्रेटर देन a वाला। तो वही स्थितियां हैं जिस प्रकार से आयताकार विभव प्राचीर है, उसी प्रकार से क्या है? वर्ग विभव कूप है। तो इज ग्रेटर देन 0 ऊर्जा वाले कण के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र निम्न होता है। यह स्थितिज ऊर्जा वक्र है, यह स्थितिज ऊर्जा वक्र है, यह स्थितिज ऊर्जा वक्र वर्ग विभव कूप मतलब कूप का अर्थ होता है कुआं, गहरा, गड्ढा। तो क्या है ये? कूप है। पहले अपन ने आयताकार विभव प्राचीर था, वो प्राचीर ऊपर होता है, और ये क्या है? कूप है, कुआं है। थोड़ा ध्यान रखेंगे नाम का विशेष टॉपिक में। ये वर्ग विभव कूप है। तो यह स्थितिज ऊर्जा वक्र वर्ग विभव कूप कहलाता है, जिस में स्थितिज ऊर्जा का मान Vx बराबर 0 जब x इज लेस देन 0, जब x का मान क्षेत्र फर्स्ट क्या है? x इज लेस देन 0 से कम हो, मतलब 0 के बाईं ओर का मान, तो ये क्या कहलाएगा? क्षेत्र फर्स्ट है।
Vx बराबर माइनस का वी नोट, ये क्या है माइनस का वी नोट, वी नोट गहराई का है ये, वहाँ पहले प्लस का वी नोट ले रहे थे वो प्राचीर था, तो अब क्या है माइनस वी नोट जब x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a हो, और ये है Vx बराबर 0 जब x इज ग्रेटर देन a हो। ये कंडीशन अपने पास प्राप्त हो गई। तो इस वर्ग विभव कूप के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान इस समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। बात करेंगे हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से क्या होती है भाई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी एक्स साई बराबर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण तो आपको याद हो गई होगी, रट ही लेना इसको, तो रट गई होगी अभी तक तो अपन ने इसका ज़्यादा तो नहीं, कोई 10-20 बार इसका नाम बार बार ले चुके हैं। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, अनाश्रित है इसका मतलब साई का मान केवल r पर डिपेंड कर रहा है, समय t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये है अपने काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इस समीकरण को क्षेत्र फर्स्ट के लिए, क्षेत्र सेकंड के लिए और क्षेत्र थर्ड के लिए अप्लाई करना है, तो क्या समीकरण मिलेगी, आता है क्षेत्र फर्स्ट के लिए, फर्स्ट का मतलब है x इज लेस देन 0 के लिए समीकरण 2 का मान, x इज लेस देन 0 तो ब्रैकेट लिख लेना समीकरण 1 से, किससे लिख रहे हैं अपन, समीकरण 1 से। तो इस कंडीशन में x इज लेस देन 0 है तो Vx क्या है, 0 है, तो Vx 0 है तो समीकरण में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 साई बराबर माइनस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट, ये आएगा अपने पास। तो क्या आ गया, तो अपने पास प्राप्त हुआ है, देखो डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसका मान क्या है 0 साई फर्स्ट बराबर माइनस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट, यह है x इज लेस देन 0 के लिए। तो डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट बराबर 0, x इज लेस देन 0। माना कि 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को क्या मानते आ रहे हैं भाई, k स्क्वायर, ध्यान रहे क्या मानते आ रहे हैं, k स्क्वायर मानते आ रहे हैं। तो अपने पास क्या आ गया, ये डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये प्लस का k स्क्वायर साई फर्स्ट बराबर 0, समीकरण नंबर 4, x इज लेस देन 0। अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड के लिए, पहले किसके लिए, थर्ड के लिए। तो देखेंगे तथा, या सेकंड की बात करें, तथा क्षेत्र सेकंड, सेकंड का मतलब है x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a के लिए समीकरण 2, वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान पुट करना अपने को, क्या आएगा डेल स्क्वायर साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसका मान क्या है माइनस का वी नोट साई सेकंड बराबर 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई सेकंड, ये है x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a। तो यहाँ तक किसी को
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे भाई, इसको भी इधर ले लिया, ये माइनस का है, इसको भी इधर ले लिया हमने, तो क्या आएगा डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई सेकेंड, और ये प्लस का 2m वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई सेकेंड बराबर 0। दोनों ही प्लस के हैं। डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस वी नोट साई सेकेंड बराबर 0। चाहे तो समीकरण नंबर दे देना या रहने देना। इस वाले को कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया, के डैश कह दिया। क्या कह दिया इसको, के डैश कह दिया है मैंने। तो देखो अभी आपको पिछले जो टॉपिक पढ़े हैं आयताकार विभव प्राचीर, वैसा ही यहाँ भी रिजल्ट दिखने लगेगा। देखेंगे माना कि 2m ई प्लस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर के डैश स्क्वायर, समीकरण नंबर 5 दे देता हूँ। अतः ये समीकरण क्या आ गई, डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर साई सेकेंड बराबर 0, समीकरण नंबर 6। ये कौन सी कंडीशन है, x का मान 0 से बड़ा और a से छोटा हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं अपन क्षेत्र थर्ड की, तथा क्षेत्र थर्ड के लिए समीकरण 2, वही समीकरण 1 से, वही भी x क्या है 0 है, तो क्या माना आएगा डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये 0 साई थर्ड बराबर माइनस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई थर्ड। ये कौन सी कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन a वाली कंडीशन है। तो देखेंगे डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0। इसको क्या माना है अपन ने, समीकरण 3 की सहायता से के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थर्ड बराबर 0, x इज ग्रेटर देन a, और इसको समीकरण नंबर 7। तो अपने पास क्षेत्र फर्स्ट के लिए समीकरण 4 प्राप्त हुई है, क्षेत्र सेकंड के लिए समीकरण 6 प्राप्त हुई है, और क्षेत्र थर्ड के लिए समीकरण 7 प्राप्त हुई है। समीकरण 4 और समीकरण 7 एक जैसे ही हैं, दोनों में नियतांक क्या है, k है, और समीकरण 6 में नियतांक अलग है। तो वही अपने को हल लिखने हैं। समीकरण 4, 6 तथा 7 द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण हैं, अवकल समीकरण है जिनके हल निम्न होते हैं। क्या हल होगा भाई, समीकरण 4 का तो हल क्या होगा, साई फर्स्ट बराबर a ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस b ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये तो आ गया समीकरण नंबर 8, x इज लेस देन 0। ये तो क्या आ गया, समीकरण नंबर 8, x इज लेस देन 0। समीकरण 6 का हल क्या होगा भाई, समीकरण 6 के हल की बात करें हम, तो समीकरण 6 का हल होगा साई सेकंड बराबर f ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। समीकरण है 9, ये है x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a। फिर है तथा साई थर्ड वाले
तरंग फलन का मान क्या होगा, समीकरण 7 का हल, समीकरण 7 का हल क्या होगा, सी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, समीकरण 10 एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो ये है हल। मैंने इसके नियतांक ए बी माने हैं, इसके नियतांक एफ जी माने हैं, इसके नियतांक सी डी माने, जो हमने आयताकार विभव प्राचीर के लिए लिए थे वैसे ही नियतांक यहाँ हमने इनके मान लिए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब यहाँ वही परेशानी आ गई भाई, क्षेत्र थर्ड में, जब कोई कण क्षेत्र थर्ड में चला गया है तो क्या कोई अवरोधक है जो उस कणों को वापस लौटा सके? नहीं है। इसका मतलब है कि वापस आने की कोई संभावना नहीं है, तो इस नियतांक डी का मान 0 है। तो क्या लिखेंगे अपन, क्षेत्र थर्ड में, क्षेत्र थर्ड मतलब x इज ग्रेटर देन a में ऐसा कोई अवरोधक नहीं है, ऐसा कोई अवरोधक नहीं है जो कणों को वापस लौटा सके। अतः नियतांक d बराबर 0 है। तो समीकरण 10 साई थर्ड बराबर सी ई की पावर आयोटा के एक्स, समीकरण 11 x इज ग्रेटर देन a। तो 10 के स्थान पर समीकरण 11 का उपयोग करेंगे। अब आप समझ में आ गए होंगे, आपके जो मैंने आयताकार विभव प्राचीर पढ़ाया उसके लिए E इज ग्रेटर देन V नोट की स्थिति पढ़ाई है, सेम एज इट इज वही इक्वेशन यहाँ आ चुकी है। बस अंतर ये है कि उस समीकरण में जो इस k डैश का स्क्वायर का मान है वो क्या था, 2m e माइनस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2m e प्लस वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। बाकी रिजल्ट सारे सेम है, लास्ट में लिखेंगे जब k स्क्वायर और k डैश स्क्वायर के मान पुट करेंगे तब ये मान अपने को पुट करना है। तो माइनस वाले की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये काम आप सभी घर जाके करेंगे। आप सभी के लिए होमवर्क का काम है, अपने घर पे बैठे बैठे सभी विद्यार्थी ये कार्य पूरा करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, ताकि आपका पिछला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और ये भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे पूरा करेंगे। धन्यवाद।